बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। चैप्टर 4 है सत्ता के नए के। तो फ्रेंड्स आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया टॉपिक ऐड हुआ है जिसे कहते हैं इजराइल। तो इजराइल देश के बारे में आपको सारी जानकारी, उसका इतिहास, विकास, अर्थव्यवस्था, सैनिक विशेषण, सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि भारत और जो इजराइल है इसके संबंध कैसे हैं, इसके बाद। तो सबसे पहले इजराइल की एक सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो इजराइल का फ्लैग जो है वो आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। इजराइल की स्थापना हुई थी 14 मई 1948 को। जैसे भारत की हुई थी 15 अगस्त 1947 को, वैसे ही 14 मई 1948 को एक साल बाद इसका मतलब इसकी स्थापना हुई। इसकी स्थापना कुछ इस तरीके से हुई थी कि पहले जो फिलिस्तीन था उसका जब विभाजन हुआ अंग्रेजी हुकूमत के खत्म होने के बाद, तब वो 3 भागों में टूट गया। एक यहूदी, अरब और जेरूसलम। तब जाके जो था वो कितने भागों में बटा? 3, और 3 में से जो यहूदी वाला था वो बन गया इस्राइल। ठीक है। इसकी राजधानी का नाम है यरूशलेम। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें, इसका नाम है यरूशलेम। जिसे आप अगर किसी व्यक्ति के मुंह से सुनोगे वो कहता है जेरूशलम। ठीक है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंस हो जाता है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो है वो है नफ्ताली बेनेट। देख सकते हैं ये फोटो है उनका, प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट का। बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो मुद्रा है यहाँ की नाई शेकेल, इजरायली नाई शेकेल, सॉरी इजरायली नई शेकेल। और यहाँ की भाषा है हिब्रू। इजराइल जो है वो एकमात्र ऐसा यहूदी देश है जहाँ की आबादी जो है वो लगभग 92.5 लाख, अकॉर्डिंग टू 2022। ठीक है, जो गूगल पे उसके अकॉर्डिंग यहूदी देश है, एकमात्र ऐसा जहाँ पे लगभग 92 पॉइंट लाख लोग जो है, जो कि दिल्ली की आबादी से भी काफी कम। अगर हम ताकत की बात करें, सेना की बात करें, तो लगभग दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पर ये 8वें स्थान पे आता है। तो इजराइल का ये तो हो गया एक छोटा सा सामान्य परिचय। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो फ्लैग है ये है फिलिस्तीन का फ्लैग। इसी फिलिस्तीन से अलग होकर बना था इजराइल। क्या कहानी रही है? तो जब फिलिस्तीन 3 भागों में टूटा, तो पहला भाग गया यहूदी को, दूसरा गया अरब को, तीसरा गया जेरूसलम। तो इसी में से एक भाग बना इजराइल। तो जब 1948 को 14 मई 1948 को अंग्रेजी हुकूमत जो थी वो खत्म हो गई, तब इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। लेकिन आपको पता है कि जब कोई नया देश जो है वो विकसित होने लगता है तो आसपास के देश उसे चिढ़ने लगते हैं। तो यही हुआ कि इजराइल की ताकत को देखकर जो आसपास के देश थे वो एक ऐसा मौका ढूंढ रहे थे कि जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम इस इजराइल देश को खत्म कर देंगे या फिर इस पे कब्जा जमाएंगे। लेकिन इजराइल शुरुआत से ही ताकतवर रहा है। ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 22,145 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की मणिपुर राज्य से भी काफी कम है। ठीक है। आबादी इसकी 92.5 लाख है। अगर हम भारत की बात करें तो दिल्ली का, भारत के मतलब जो दिल्ली जो है राजधानी जो है उसकी आबादी के बराबर है। ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल 22,145 किलोमीटर, जो कि हमारा जो मणिपुर राज्य है इससे भी कम है। ठीक है। लगभग 92.5 लाख इसकी आबादी है, जो कि दिल्ली की आधी आबादी से भी कम है। लेकिन फिर भी ये बहुत ताकतवर है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसके पास अपना कोई लिखित संविधान नहीं। इजराइल की हम बात करें तो हालांकि ये जरूर एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, यहाँ की सेना बहुत मजबूत है, लेकिन इसने अभी तक अपना एक कोई भारत की तरह लिखित संविधान नहीं बना। ठीक है। इनके कुछ कानून है, कुछ नियम है, जो कि वहां पे आने वाली रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो बदले भी जा सकते हैं या फिर नए लाए भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन भारत की तरह इसका अपना कोई एक संविधान नहीं है। तो ये हो गई इजराइल की थोड़ी सी बेसिक कहानी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है। इजराइल की क्या क्या विशेषता है ये चीज आपको समझ में आएगी, इसका परिचय और इजराइल जो है वो किस तरीके से विकसित हुआ, इसकी आबादी, इसका क्षेत्र। अब गाइस इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपका कोई क्वेरी होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे बच्चों इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है, इंस्टाग्राम पे आपको जस्ट माइंड नॉलेज के नाम से एक अकाउंट मिल जाएगा, उसको फॉलो करना, सर्च। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो। अगला टॉपिक आता है हमारा इजराइल की विशेषताएं क्या है। ठीक है। इजराइल से संबंधित सामान्य परिचय हमने देख लिया, क्षेत्रफल, संख्या, मुद्रा, प्रधानमंत्री, विकास, ये देख लिया। इसकी विशेषताओं को समझिए। तो इजराइल की अगर हम बात करें तो इजराइल की एक एजेंसी है जिसे हम कहते हैं मोसाद, खुफिया एजेंसी है। ये एजेंसी सेना की गतिविधियों पर नजर रखती है और बाहर से जितने भी खतरे होते हैं उनको भांप कर उनको वहीं पे खत्म कर देती है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें आर्मी की, तो ज्यादातर जो नागरिक होते हैं उनको अपनी सेवा आर्मी में देनी पड़ती है। ठीक है। स्कूली जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्कूल के अंदर पाठ्यक्रम के अलावा जो उन्हें पढ़ाया जाता है उसके अलावा आर्मी की ट्रेनिंग भी दी जाती है।
और इसके पास लगभग 45 लाख सैनिक। अब एक चीज आप देखिए, किसी एक एरिया में अगर 92 लोग रहते हैं, ठीक है, 92 लोगों में से 35 लोग जो हैं, सिंपल सा समझ लो 100 में से 40, ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। किसी एक इस पर्टिकुलर एरिया में से ये हो गया, तो मतलब टोटल जो है वो 100 एरिया है, 60% जो है वो नॉर्मल आबादी है और 40% जो है वो कैसी आबादी है, सैनिक आबादी जो अभी कार्यरत है। और ऐसा नहीं है कि ये जो 60% है इसको नॉलेज नहीं होगी, इसे भी अपने 2 से 3 साल देने पड़ते हैं सेना में हर एक नागरिक को। तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल के पास काफी खतरनाक सेना है, ठीक है। लगभग कितने हैं, 45 लाख सैनिक मौजूद है। नागरिकों को सैन्य सेवा जो है वो करना अनिवार्य होता है, जितने भी इजरायली नागरिक हैं उन्हें सैन्य सेवा करना अनिवार्य होता है। अगर लड़के हैं तो उन्हें 3 वर्ष के लिए सेना में अनिवार्य होता है सेवा करना, ट्रेनिंग लेना, देश की सेवा करना। लड़कियां हैं तो उन्हें मिनिमम 2 वर्षों तक अपना सेवा योगदान देना पड़ता है सेना में, ठीक है। इसीलिए यहाँ की जो सेना है वो काफी मजबूत है और हर एक से जो नागरिक है उसे सेना के बारे में पूरी नॉलेज होती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी में सबसे आगे रहा, ठीक है। अगर हम बात करें इसराइल की टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी में काफी विकसित ये देश रहा है। जैसे कि इसने घरेलू कंप्यूटर जो होता है इसका उपयोग किस तरीके से हम अपना कार्य में कर सकते हैं, ठीक है, वो समझाया। साथ ही साथ पहला फोन इसने मोटोरोला जो कंपनी थी वो भी इसने लॉन्च किया था। वॉइस मेल टेक्नोलॉजी भी इसी के द्वारा विकसित की गई। तो हम ये कह सकते हैं कि सैनिक मामले के साथ साथ इजराइल जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत आगे जा चुका है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके पास एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। कैसी प्रणाली, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली। ये क्या करती है, ये रक्षा प्रणाली जो बैलिस्टिक मिसाइलें होती है उनको रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए बनाए गए हथियार। कि ऐसी मिसाइलें जो हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारे बहुत सारे एरिया को, जवान को खत्म कर सकती है, ऐसी मिसाइलों को वो अंतरिक्ष में भाप कर ही, ठीक है, पहले रडार में आ जाते हैं और उसे कोई अगर ऐसी मिसाइल पे जो रडार में नहीं आती वो भी इनके रडार में आ जाती है और उसे वो खत्म कर देते हैं और वो हवा में ही इसे मार गिराती है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बहुत ताकतवर सेना है, नागरिकों को सेना में अपना योगदान देना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के मामले मामले में काफी आगे है, एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली है, किसी भी आने वाली मिसाइल को ये आसानी से हवा में ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। और खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। तो इजराइल की ये हो गई कुछ जरूरी विशेषता। अब हम आगे समझते हैं अगली विशेषता क्या है। तो बेसिकली अगर हम इसकी वायु सेना की बात करें तो इजराइल के पास वायु सेना जो है वो दुनिया की 6वें नंबर पे है और भारत की बात करें तो वो है 4थे नंबर, ठीक है। यानी कि वायु सेना में ताकतवर की बात करें तो जो लेवल्स होते हैं उस लेवल में चौथा लेवल है भारत का और छठा लेवल है इजराइल का। यानी कि वायु सेना के मामले में भारत इजराइल से काफी आगे है, ठीक है, सिर्फ वायु सेना के मामले। इजराइल जो था उसने अपने देश के आजादी तक, अभी वर्तमान तक लगभग 8 लड़ाइयां लड़ी, लगभग 8। और इसने जिसमें से बहुत सारी इसने जीती हैं, आधे से ज्यादा लड़ाइयां की, 4 से 5 लड़ाइयां इजराइल ने जीती भी हैं। और कई बार तो क्या होता था कि इजराइल के ऊपर जो है वो एक ही साथ 6 से 7 देश भी आक्रमण कर देते थे, तो भी इजराइल ने उन देशों को मात दी है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पर्टिकुलर देश के ऊपर चारों तरफ से अगर 5-6 देश आक्रमण कर दें तो उसको झेलना एक देश के लिए काफी कठिन रहता है, लेकिन इजराइल ने ऐसा किया। जब 5-6 देशों ने मिलकर आक्रमण किया तब भी इजराइल जो है उसको उन्होंने इजराइल ने जवाब दिया। उसके बाद इजराइल जो है अपनी जीडीपी के मामले में जो बजट है वो ज्यादा खर्चा करता है, किस मामले में, सैन्य मामले में, रक्षा बजट के मामले में। यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपए इसका कुल जीडीपी बनता है, ठीक है, तो उस जीडीपी में से लगभग 40 से 50 रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रक्षा बजट में लगाते हैं। क्योंकि जब देश सुरक्षित होगा, रक्षित होगा, तभी कहीं जाके हम अपना विकास करेंगे, तभी लोगों को सुरक्षा मिल पाएगी। तो ये अपना जीडीपी का आधे से भी मतलब आधा मान लेते हैं, आधा जो बजट है वो किसमें देते हैं, रक्षा बजट पे खर्च करते हैं। आगे व्यापार के मामले में देखें, इंटरनेशनल ट्रेड के मामले में तो तीसरे स्थान पर व्यापार इसका होता है। और किस मामले में, हथियारों के मामले। अपनी जरूरत का 93% खाद्य पदार्थ का उत्पादन ये स्वयं, यानी कि अगर जितना भी खाद्यान्न इनको चाहिए होता है ये उसमें से 93% खाद्यान्न खुद ही उत्पादन कर लेते हैं और फिर जो बच जाता है थोड़ा बहुत उसे इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इजराइल की कुछ विशेषताओं के बारे में। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अच्छा, रोचक तथ्यों के बारे में। अभी समझाऊंगा आपको रोचक। तो इजराइल की विशेषताओं के बारे में आपको समझ में आ गया। इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद है, नागरिकों को आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है, 35 लाख सैनिक,
नागरिकों को सेना में जो है सेवा करना अनिवार्य होता है, लड़के 3 वर्ष के लिए, लड़कियां 2 वर्ष के लिए। बड़ी बड़ी जो कंपनी होती हैं, ठीक है, वॉइस मेल, फोन, मोटरोला, घरेलू कंप्यूटर उद्योग, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे है। एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली है इसके पास में। साथ ही साथ इसकी वायुसेना दुनिया के 6ठे नंबर पे आती है, भारत की 4थे नंबर पे आती है। कुल इसने 8 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें से ज़्यादातर ये जीत चुका है। अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा ये रक्षा बजट पे खर्च करता है और व्यापार के मामले में दुनिया में नंबर 3rd पे आता है। अपनी ज़रूरत का 93% जो उत्पादन है ये स्वयं करता है, ठीक है? तो इज़राइल की ये विशेषताएँ नॉर्मल सी थी, जो आपको समझ में आई। अब इज़राइल के बारे में ना कुछ रोचक तथ्य आपको समझ, जैसे कि देखो, अगर हम यहाँ पे देखें तो दुनिया की जो सबसे छोटी बाइबल है, वो यहीं पे छापी गई, ठीक है? सबसे छोटी बाइबल कहाँ पे छापी गई है? इज़राइल में छापी, याद रखना। वहीं एक आपने बहुत सारे न्यूज़ में बहुत सारे जो तथ्य हैं, फैक्ट होते हैं, उसमें देखा होगा कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट्स होते हैं, इस पे कुछ लिखा होता है कि ये पासपोर्ट जो वो इज़राइल को छोड़कर दुनिया के सभी अन्य देशों में वैध है। क्योंकि इज़राइल ने अपने कंट्री का एक नियम बना रखा है सिर्फ पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान के नागरिक को इज़राइल में आना है, तो उसे पाकिस्तान से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और मोस्टली जो है वो इज़राइल परमिशन नहीं देता है इस बात, ठीक है? तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे हमेशा ये लिखा होता है कि इज़राइल देश के अलावा ये पासपोर्ट हर देश के लिए वैलिड हो, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं। अगला, हीरे का सबसे बड़ा अगर थोक व्यापार केंद्र की बात करें, व्यापार तो हीरे के बहुत सारे करते हैं, लेकिन अगर बात करें कि एक साथ टनों का, बहुत सारे ट्रकों के साथ में व्यापार करना, वो कहाँ से होता है? इज़राइल से। अब देखो, व्यापार तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पे हीरे की सबसे ज़्यादा कटिंग भी की जाती है, हीरे की पॉलिशिंग भी सब जगह यही होती है। अगला, अगर हम दुनिया में सबसे ज़्यादा शरणार्थियों की बात करें, तो इज़राइल सबसे ज़्यादा शरणार्थियों वाला देश है। दुनिया भर के यहूदियों को पैदा होते ही इज़राइल की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, चाहे जहाँ पे भी बसे। यानी कि एक तरीके से हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, वो यहाँ पे फिलहाल में रशिया में है, कोई इंडिया में है, ठीक है? तो कोई भी व्यक्ति जो यहूदी है, अगर वो रशिया में पैदा हो, चाहे इंडिया में पैदा हो, विश्व के किसी भी देश में पैदा हो, ठीक है, जन्म लेता है, तो उसे इज़राइल की नागरिकता अपने आप ही मिल जाती है, ठीक है? एक चीज़ और बताता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर फ्लाइट में, ठीक है, अगर वो गुजर रहा है, ठीक है, यहूदी है, इज़राइल के ऊपर से गुजर रहा है, तो भी उसे जो है नागरिकता दे दी जाती है। अगर आप एक यहूदी हैं, आपका जन्म हुआ है, तो आपको इज़राइल की नागरिकता मिल गई, बस इतना समझ, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे समझाई गई। अगला यहाँ पे है कि यह देश लगभग 21वीं शताब्दी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रक्षा, नवाचार, बुद्धि के मामले में दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि अगर हम 21 सेंचुरी की बात करें, तो प्रौद्योगिकी के मामले में, ठीक है, विज्ञान के मामले में, रक्षा के मामले में, नवाचार यानी कि नए विचारों के मामले में और बुद्धि के मामले में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। तो ये थे इज़राइल के बारे में रोचक तथ्य, ठीक है? अब आइए समझते हैं भारत और इज़राइल के संबंध, ठीक है? तो इज़राइल रोचक तथ्य ये सारे आपको आई होप आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है? भारत और इज़राइल के संबंध कैसे रहे? तो सबसे पहले जब इज़राइल आज़ाद हुआ था, तब भारत जो था इज़राइल के साथ संबंध अच्छे नहीं थे, ना ही तो वो जानते थे एक-दूसरे को। पहले इज़राइल के साथ किसी भी प्रकार के संबंध भारत के नहीं थे, क्योंकि भारत एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र था। भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थक रहा था। साथ ही साथ इज़राइल में भारतीय राजदूत संजीव कुमार सिंगला ये हैं और भारत में इज़राइली राजदूत जिनका नाम है रोन माल्का, ये यहाँ पे हैं, ठीक है? यानी कि इससे संबंध काफ़ी अच्छे हैं कि राजदूत जब एक दूसरे के देश में रहते, तो हम एक दूसरे के देश की सारी जानकारी आपस में शेयर कर पाते, तो इससे संबंध काफ़ी अच्छे होते हैं। भारत में जो इज़राइली राजदूत हैं वो कौन से हैं? रोन माल्का। और भारतीय राजदूत इज़राइल में कौन से हैं? राजदूत संजीव कुमार सिंगला। उसके बाद 17 सितंबर 1950 को भारत ने इज़राइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान, यानी कि देखो 10 मई 1948 को तो इज़राइल आज़ाद हो गया था, ठीक है? लेकिन भारत ने अपनी तरफ से इसे एक स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी थी। लेकिन इसने सोचा हम अपने संबंधों को अच्छा करते हैं, तो ये 17 सितंबर 1950 को भारत ने इज़राइल को एक आधिकारिक तौर पे एक देश की मान्यता प्रदान कर दी। इससे संबंध काफ़ी अच्छे हुए। 1962 का जब चीन युद्ध हुआ था, 1971 में जब पाकिस्तान युद्ध हुआ था और 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो इस दौरान इज़राइल ने जो ये घटनाएँ हुई थी, इन सभी घटनाओं को भुलाकर भारत के साथ में अपने संबंधों को अच्छा स्थापित करने के लिए
युद्ध के जितने भी उपकरण होते हैं, हथियार होते हैं, ये सभी देशों की मदद की थी। हालांकि इनमें सोवियत संघ ने भी मदद की थी और साथ ही साथ इजराइल ने भी। ठीक है, भारत और इजराइल के संबंध धीरे धीरे करके अच्छे होते जाते। उसके बाद अटल बिहारी जो प्रधानमंत्री थे, जब ये प्रधानमंत्री अपने पद पे कार्य कर रहे थे, तो इजराइल के जो तत्कालीन राष्ट्रपति एरियल शोरन, इजराइल के राष्ट्रपति थे, इनकी सबसे पहली यात्रा है। अगर पूछा जाता है इजराइल के ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी, तो उनका नाम था एरियल शेरोन। ठीक है, जब आपको पता है कि कभी हम किसी देश की यात्रा करते हैं तो हमेशा इससे संबंध जो मजबूत होते हैं। ठीक है, 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंधों को शुरू करने की मंजूरी दी, यानी कि राजनीतिक तौर पर संबंध 1992 में काफी अच्छे हुए। और जो प्रधानमंत्री थे नरसिंह राव, उन्होंने कहा कि अब हम इजराइल के साथ में अपने जो कूटनीतिक संबंध है, यानी कि सेना के मामले में, ठीक है, रक्षा के मामले में जो संबंध है वो और अच्छे मजबूत अब बनाएंगे। तब से ये और मजबूत होंगे। पहली बार भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 2015 में इजराइल का दौरा किया था, जिससे संबंध काफी मजबूत हुए। पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की यात्रा की थी जुलाई 2017 में। और फिर जो इजराइल के अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू, इन्होंने 2018 में भारत की यात्रा की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यात्राओं से जो संबंध भी अच्छे होते हैं। तो भारत और इजराइल के संबंध कैसे रहे? शुरुआत में जो है एक दूसरे पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, फिर इन्होंने भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को आधिकारिक तौर पे एक देश होने की मान्यता प्रदान की। भारत में इजरायली राजदूत हैं रोन माल्का। भारतीय राजदूत इजराइल में है राजदूत संजीव कुमार सिंगला। 1962 की चीन युद्ध, 1971 पाकिस्तान युद्ध, 1999 की कारगिल युद्ध, इस दौरान इजराइल ने सारी जो भावनाएं थी, युद्ध थे, उनको भुलाकर भारत की युद्ध में मदद की। ठीक है, वैसे सोवियत संघ ने भी किया था। और फिर इजराइल जो था उसके साथ में जो इजराइल के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था एरियल शेरोन, तो इन्होंने भारत की पहली यात्रा की थी जब प्रधानमंत्री थे अटल। ठीक है, उसके बाद 1992 में राजनीतिक संबंध काफी मजबूत हुए। नरसिंह राव ने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए कूटनीतिक संबंध जो थे उनको मंजूरी दे दी। पहली बार भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इजराइल का दौरा किया था 2015 में। फिर 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा किया। फिर इजराइल के जो नेतृत्व करता है, उन्होंने भारत की यात्रा की थी 2018। तो इस तरीके से इजराइल के बारे में सारी की सारी बातें आई होप आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो गाइस इस तरीके से आज की हमारी ये जो वीडियो थी, इसका जो टॉपिक था हमारा आज का यहाँ पे खत्म। गाइस अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताएं कि ये सर हमें सारी चीज़ें समझ में आई हैं या कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो बच्चों मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।